हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फसल विज्ञान का पार्ट 2। जो आपका फसल विज्ञान है इसका पार्ट 1 जो हमने पहले करा दिया था, जिसमें हमने जो है आपको जीवन चक्र के आधार तक जो है आपके जो वर्गीकरण है वहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। तो अब यहाँ से आगे की हम बात करेंगे। इस वीडियो में जो बात करेंगे हम प्रकाश दीप्तता के आधार पर वर्गीकरण और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण और विशेष उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण और जड़ तंत्र के आधार पर और आपका जो जड़ की गहराई के आधार पर वर्गीकरण। तो हम यहाँ पर इनके ऊपर बात करेंगे कि इनके आधार पर कितने वर्गों में इन्हें बांटा गया है। और ये जो हम वीडियो करा रहे हैं ये आपके, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और आपकी स्पेशल में जो है जो एजीटी है, एजीटी के लिए जो है फसलों का वर्गीकरण एक चैप्टर दिया हुआ है, तो आप उसमें भी जो है आपका पूछा जाएगा। और आपका फसल विज्ञान से जो एग्रोनॉमी से जो है 25 नंबर का जो पूछा जाता है आपका फसल विज्ञान से। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये जो भी आपके 11 या 12 जो इंटर है उसे जो है एग्रीकल्चर से कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यूपी कैडेट के लिए भी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्लास 2 की। तो हम देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको इसी तरह से फ्री कंटेंट मिलने वाला है और शुद्ध हिंदी मीडियम में मिलेगा। और आपको इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए आप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपनी वीडियो की। तो यहाँ पर अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमने जीवन चक्र के आधार पर, तो यहाँ तक जो हमने आपको पहले करा दिया था। अब बात करते हैं हम प्रकाश दीप्ति के काल के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसा कि तो यहाँ ई नंबर की बात करते हैं। तो प्रकाश दीप्ति काल के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो यहाँ प्रकाश दीप्ति के आधार पर बात करते हैं। तो इसके लिए जो है एक जो अवधारणा दी गई थी, तो प्रकाश दीप्ति काल की अवधारणा किसने दी थी, तो आपके गार्नर और एलार्ड ने 1920 में दी थी। तो ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो जो है किसने दी थी, तो गार्नर और एलार्ड ने 1920 में जो है प्रकाश दीप्ति काल की अवधारणा दी थी। अब जो प्रकाश दीप्ति है इनके लिए दिन का समय मतलब कैसा होना चाहिए, तो दिन का जो प्रकाश है वो पुष्प अवस्था के समय जो है आवश्यक रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो आपके शॉर्ट डे और लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट जो है इनके लिए प्रकाश की अवधि कैसी कैसी होनी चाहिए। तो जहाँ आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वहाँ हम आपको बताते चलेंगे, तो आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे के लिए जो है 8 से 10 घंटे आपके कितने 8 से 10 घंटे अच्छे पुष्प खुल रहे हों, तो उसे कहेंगे हम शॉर्ट डे प्लांट। मतलब जिसमें 8 से 10 घंटे अगर आपके पुष्प जो हैं अच्छे खिल रहे हैं तो उसके लिए हम शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे। और अगर 12 से 14 घंटे अगर अच्छी पुष्प मतलब आवश्यक हेतु है, मतलब रहती है उनके लिए, तो उसे हम बोलेंगे दीर्घ दिवसीय प्रभावी पौधे, मतलब लॉन्ग डे प्लांट। जैसे कि आप इन दोनों को समझ लेते हैं। तो जैसे आपकी जैसे खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल के लिए आपके जो प्रकाश की आवश्यकता है वो आपके छोटे जो दिन होते हैं वो छोटे दिन होते हैं, मतलब आपके खरीफ के मौसम के दिनों में। तो उसके लिए जो है 8 से 10 घंटे ही प्रकाश मिल पाता है। और बात करें रबी के मौसम में, अब रबी के दिन जो हैं थोड़े बड़े होते हैं लेकिन अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इसमें जो है आपकी कम से कम 12 से 14 घंटे की जो है अच्छी पुष्प अवस्था जो है रहती है। तो इसलिए इसे लॉन्ग डे और इसे शॉर्ट डे बोला जाता है। अब डे न्यूट्रल कौन से होते हैं, तो इनमें किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। मिनिमम जो है 4 घंटे जो है इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन्हीं को डे न्यूट्रल प्लांट बोला जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपके शॉर्ट डे में कौन कौन से पौधे आते हैं, लॉन्ग डे में और डे न्यूट्रल में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने की संभावना रहती है। इस प्रकाश जो दीप्ति काल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट।
तो शॉर्ट डे प्लांट हमने आपको बता दिया खरीफ की ऋतुओं के पौधे ज़्यादातर आपके आते हैं। तो यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं और कुछ आपकी फसलें भी हैं जो शॉर्ट डे में प्लांट में आती हैं। तो अपवाद देख लेते हैं, अपवाद कौन कौन सी हैं। तो अपवाद है आपका मक्का, ये आपका सी प्लांट होता है, ये डी न्यूट्रल मतलब C4 प्लांट होता है और डे न्यूट्रल प्लांट जो है इसके अंतर्गत आता है। कपास भी और आपकी सूरजमुखी भी हो जाती है। अब बात करते हैं जो आपके शॉर्ट डे प्लांट में आते हैं, जैसे आपका धान आता है, बाजरा, जूट, ज्वार, रागी, अरहर, मूंग, मोट, उड़द, ग्वार, सोयाबीन और आपकी मूंगफली। ये सब जो आपकी दलहनी हैं और कुछ आपकी खाद्यान्न फसलें भी हैं जो आपकी खरीफ में बुवाई की जाती हैं, वो सब आपके डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आती हैं। अब लॉन्ग डे कौन से होते हैं, तो लॉन्ग डे के लिए आपके प्रकाश की अवधि कितनी होती है, 12 से 14 घंटे की, और इसके लिए 8 से 10 घंटे की प्रकाश की अवधि होती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। मुख्यतः इसमें रबी की जो होते हैं, रबी के पौधे आते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राजमा, सरसों, ये सब किस में आते हैं आपके, तो ये आपके लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। अब जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका डे न्यूट्रल प्लांट, तो डे न्यूट्रल प्लांट किस में आता है, तो आपके मक्का आ जाता है, सूरजमुखी, कपास और टमाटर। तो मक्का, सूरजमुखी, कपास, टमाटर ये किस में आते हैं, ये डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और एक आता है आपका इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट, जिसे ISDP बोला जाता है। तो ये भी आपका एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, आप इसे एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो ये किस में आता है, तो ये गन्ना जो होता है ये आपका इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका गन्ना ग्रेमिनी कुल का होता है। और गन्ना एक नकदी फसल और वाणिज्य फसल भी है और इसे ऊर्जा फसल भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा फसल कौन सी होती है, तो ऊर्जा फसल जो होती है वो आपकी गन्ना होती है। अब आगे बात करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रकाश जो संश्लेषण है इसके आधार पर जो है इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, और इन तीनों वर्गों से आपका क्वेश्चन जो है पूरे बनने की संभावना रहती है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आपने जो है कई सारे अगर पेपर दिए हों तो आपको ज़रूर मिला होगा, और या आपने मॉक वॉक लगाया होगा तो उसमें भी आपको देखने को ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन मिलता होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं हम आपका C3 प्लांट और C4 और कैम प्लांट। तो यहाँ पर जो है हम आपके तीनों का कंपैरिजन करते चलेंगे साथ साथ में, जो आपको अच्छे से याद हो सके। जैसे इसमें फर्स्ट जो CO2 ग्राही होता है वो आपका रुबिस्को होता है। और बात करें C4 में क्या होता है, तो COG जो आपका C4 प्लांट होते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें PEP होता है। क्या होता है, फास्फो इनोल प्राइवेट्स। तो इस क्या होता है, फास्फो इनोल प्राइवेट्स जो होता है इसमें आपका फर्स्ट ग्राही होता है CO2। और इसमें भी आपका जो कैम प्लांट होते हैं इसमें पैप होता है, PEP, इसे पैप भी बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है फास्फो इनोल प्राइवेट्स। तो इसे आप याद रखेंगे। और इसमें जो अब आ जाता है C3 प्लांट में जो फर्स्ट स्थित उत्पाद क्या होता है, तो उत्पाद क्या होता है, 3PGA होता है। क्या हो जाए, 3PGA मतलब फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो और इसमें क्या होता है, C4 प्लांट में होते हैं 4 ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आपका कैम प्लांट में क्या होता है, तो इसमें भी 4 ऑक्जेलिक एसिड मतलब एसिड होता है यहाँ पर भी। तो अब आगे बात करते हैं, सर्वाधिक प्रकाशीय श्वेसन किस में होता है, C3 प्लांट में होता है। तो C3 प्लांट में क्या होता है, सर्वाधिक प्रकाशीय मतलब श्वेसन होता है। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, C4 प्लांट में होता है। और सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता किसकी होती है, तो कैम प्लांट में जो होते हैं इनकी सर्वाधिक जल उपयोग जो आपकी दक्षता होती है। और सबसे कम उपयोग दक्षता क्या होती है, तो ये आपकी किसकी होती है, C3 प्लांट की। और वाटर यूज इफ़िशियंसी मतलब जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, तो ये आपकी C3 जो पादप होते हैं मतलब C4 प्लांट में होती है। और रंध्र जो है आपके कैम प्लांट में कैसे होते हैं, तो धंसे हुए रहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके क्या हो जाता है, तो यहाँ पर उदाहरण देखें C3 के, तो आपका धान आ जाता है, गेहूँ, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, सरसों, बरसीम, मूंगफली, मोट, ये सब किस में आते हैं, C3 प्लांट में आ जाते हैं।
और यहाँ पर C4 प्लांट में एक चीज़ रह गया था जो हमने थोड़ा गलत बता दिया था, तो इसे आप एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर है वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता C3 पादपों से अधिक परंतु कैम से जो है अधिक होती है C4 प्लांट की। अब यहाँ पर फसल कौन कौन सी आती हैं, तो आपकी गन्ना आ जाती है, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और चौलाई, तो ये आपके C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और बात करें आपका कैम प्लांट में, कैम प्लांट में कौन, अनानास आ जाता है, एलोवेरा आ जाता है, और आपका नागफनी आ जाता है, और लहसुन और प्याज, ये सब कैसे हो जाते हैं आपके C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है, आपकी जो C4 होती है इसे क्रेज एनाटोमा संरचना भी बोला जाता है। अब कैम प्लांट में रंध्र जो है रात में खुले हुए होते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं, तो जो इनके पानी की जो क्षमता होती है वो रात में जो है खुलते हैं और दिन में ये बंद हो जाते हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, जिससे जो है जल की हानि नहीं होती है। तो आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो अब बात करते हैं हम कुछ यहाँ पर आगे आपकी फुल फॉर्म दी हुई है, इन फुल फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब रुबिस्को की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, मतलब PGA की पूछ लेगा, PEP की पूछ लेगा, मतलब OA की पूछ लेगा आपसे, और कैम की भी पूछ लेगा। तो यहाँ बात करते हैं रुबिस्को। तो रुबिस्को क्या होता है, तो रुबोलोस 1.5 यहाँ हो जाता है बायोफास्फेट, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और PGA क्या होता है, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड हो जाता है। और पेप की क्या हो जाती है, फास्फोइनेल प्राइवेट्स हो जाती है। और OAA की क्या होती है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड हो जाती है। और कैम की क्या हो जाती है, कभी कभी कैम की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी होती है क्रासुलेशन एसिड मेटावेलेशियम्स हो जाती है। तो ये आपकी कुछ फुल फॉर्म हो जाती हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी को आपसे पूछ लेगा कि पैप की फुल फॉर्म बताएं या OAA की फुल फॉर्म बताएं, तो ऑक्सैलिक एसिटिक जो होती है एसिटिक एसिड होती है। अब बात करें यहाँ पर कुछ जो आपकी क्राउन जो एनाटिमा है वो संरचना C4 पौधों में देखने को मिलती है, अभी पीछे बताया था। इसे हिंदी में माला आकार की संरचना भी बोला जाता है। और आपसे अभी जो आपके पीछे क्वेश्चन हुआ था, मतलब एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि गाजर घास या कांग्रेस घास, तो सबको एक ही बोला जाता है, जो आपने देखा होगा कांग्रेस घास या गाजर घास को ही आपका चटक चांदनी, सफ़ेद टोपी और खरपतवारों का राजा भी जो आपको किसको कहा जाता है, कांग्रेस घास या गाजर घास या चटक चांदनी या आपकी सफ़ेद टोपी, तो इसी को बोला जाता है खरपतवारों का राजा भी। तो ये इसमें जो है C3 और C4 जो है ये पौधे की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर जो है आपका जो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर है ये आपकी कंप्लीट होती। अब बात करते हैं विशेष उपयोगिता के आधार पर। तो विशेष उपयोगिता के आधार पर हम बात करेंगे, और ये वीडियो जो है थोड़ी हमारी लंबी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में थोड़ा हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, जैसे आपकी मृदा आरक्षक फसलें कौन सी होती हैं। तो विशेष उपयोगिता के आधार पर सबसे पहले बात करेंगे मृदा आरक्षक फसलें, मतलब सोयल इरोजन और रेजिस्टेंस क्रॉप्स कौन सी होती हैं। तो वे फसलें जो मृदा सतह को अपरदित होने से बचाती हैं उन्हें मृदा आरक्षक फसल कहते हैं। तो आपसे पूछ रह जाएगी कि मृदा आरक्षक फसल कौन सी होती हैं, तो वो फसलें जो मृदा सतहों को अपरदित होने से बचाती हैं और उन्हें मृदा आरक्षक फसल कहते हैं। जैसे उड़द, मूंग, लोबिया, ग्वार, सोयाबीन। जैसे आपने फसल की इनकी बुवाई की और बारिश हुई, तो बारिश से मृदा कटती है, तो अगर बारिश होती है, अगर हम उड़द बो देंगे या मूंग बो देंगे तो या लोबिया बो देंगे, तो ये ज़मीन पर जो है फैल जाती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है मृदा आरक्षक फसलें। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगला है आपका मृदा अपरदन बढ़ाने वाली फसलें, मतलब मृदा कटाव बोल सकते हैं हम या अपरदन बोल सकते हैं, जो बढ़ाती हैं। वे फसलें जो मृदा कटाव को बढ़ावा देती हैं उन्हें मृदा अपरदित फसलें कहते हैं। जैसे मक्का हो जाती है, और कपास, सरसों और अरहर,
ये जो होती हैं आपकी मृदा कटाव को जो है वृद्धि करती हैं, मतलब ये मृदा का कटाव करती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं गली या एलेक्रोप्स। तो पेड़ों की दो पंक्तियों के बीच में लगाई जाने वाली फसलें तो एलेक्रोप्स कहलाती हैं। तो पंक्तियों मतलब जो पेड़ों की दो पंक्तियों के बीच में, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं आपके पेड़ों की जो दो पंक्तियों के बीच में लगाई जाने वाली फसलों को ही एलेक्रोप्स बोलते हैं। जैसे आपकी हल्दी, मिर्च और आलू और भिंडी, तो ये आपकी कैसी हो जाती हैं, तो ये पेड़ों के बीच में। जैसे कोई मतलब आपका बाग है, जैसे आम का बाग है, तो उसके बीच में आपकी जैसे हल्दी की फसल ले लेना, मिर्च की फसल ले लेना, आलू की फसल ले लेना, इसी को ही एलेक्रोप्स जो है बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं नकदी फसल कौन सी होती हैं। तो आपको सबको पता होगा नकदी फसल कौन सी होती हैं। तो ऐसी फसलें जिनकी कटाई के तुरंत बाद बिना भंडारित किए सीधा बाजार में बेचा जाता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, नकदी फसलें। जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट और चाय, कॉफ़ी और रबर और नारियल, तो ये कैसी हो जाती हैं, ये आपकी नकदी फसल या कैश क्रॉप हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं फाउलिंग फसलें कौन सी होती हैं। तो फाउलिंग फसलें कौन सी होती हैं, ऐसी फसलें जो अपने साथ खेत में उगे हुए खरपतवारों की वृद्धि में सहायता प्रदान करती है, उन्हें फाउलिंग फसल कहते हैं। मतलब जो ऐसी फसलें हैं जो अपने साथ में खरपतवारों की वृद्धि को भी मतलब वृद्धि करने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है फाउलिंग फसलें। जैसे DSR विधि द्वारा अगर धान की बुवाई करते हैं, मतलब डायरेक्ट सीड राइस, तो उसमें जो है खरपतवारों की वृद्धि हो जाती है, तो उसी को ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं फाउलिंग फसल बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं शिकारी या गलघोटू फसलें कौन सी होती हैं। तो शिकारी और आपकी गलघोटू फसलें होती हैं ऐसी फसलें जो अपने साथ साथ उगे हुए खरपतवारों की वृद्धि रोक लगा दें, उन्हीं को बोला जाता है शिकारी या गलघोटू फसलें। जैसे बरसीम को जो है आपका क्या बोला जाता है, इसे शिकारी या गलघोटू फसल बोला जाता है, क्योंकि इसमें अगर कोई खरपतवार जमता है तो उसकी ये वृद्धि नहीं होने देता है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है शिकारी या गलघोटू फसलें। अब आगे बात करते हैं हम रक्षक फसलें, मतलब गार्ड क्रॉप्स कौन सी होती है। मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु खेत के चारों ओर लगाई जाने वाली फसलें रक्षक फसल कहलाती हैं। मतलब रक्षक फसल मतलब गार्ड, एक तरीके से जो मेन फसल है उसकी रक्षा करने के लिए। जैसे गन्ना के खेत में चारों तरफ सनई, पटसन, अरहर लगाते हैं, तो उसे बोला जाता है रक्षक फसल। तो कौन सी हो जाती है, आपकी गन्ना रक्षक फसल हो जाती है। सूरजमुखी के खेत के चारों ओर कुसुम लगाते हैं, मक्का के खेत के चारों ओर ज्वार लगाते हैं, तो ये आपकी कैसी हो जाती हैं, तो ये रक्षक फसल हो जाती हैं। अब बात करते हैं कीट आकर्षक फसलें या फंदा फसलें या आपका ट्रैप क्रॉप्स कौन सी होती हैं। तो ट्रैप क्रॉप्स की बात करें, ऐसी फसलें जो मुख्य फसल में लगने वाले कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उन्हें ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं। मतलब ऐसी मुख्य फसलें जो मेन फसल में लगने वाले कीट पतंगे होते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है फंदा या आपका ट्रैप क्रॉप्स। जैसे हम बात करें तो उदाहरण में है आपका कपास के चारों ओर भिंडी लगाना, तो भिंडी किसके लिए रोकी जाती है, तो बाल वर्म कीट के रोकथाम के लिए। और सरसों के चारों ओर पात गोभी लगाना, तो ये आपका किसे डायमंड बैक मोथ, इसे DBM भी बोला जाता है, तो इससे जो है सरसों की बचाव के लिए पात गोभी लगाई जाती है। टमाटर के चारों ओर गेंदा लगाना सूत्रकृमि के रोकथाम के लिए। तो ये हो जाता है आपका कीट आकर्षक फसलें। अब आगे बात करते हैं हम सूचक फसल कौन सी होती हैं। तो वे फसलें जो नमी व पोषक तत्व की कमी होने की सूचना देते हैं। मतलब वे फसलें जो नमी व पोषक तत्व की कमी होने पर और कमी होने की सूचना देते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सूचक फसलें। तो आपकी कौन सी, सूरजमुखी हो जाती है। तो ये सिंचाई का सूचक पौधा होता है, बोरोन तत्व की कमी का भी सूचक पौधा होता है। तो बोरोन की कमी का सूचक पौधा कौन है, तो वो आपका सूरजमुखी।
और मक्का नमी का सूचक पौधा हो जाता है। आलू पोटेशियम मैग्नीशियम का जो है सूचक पौधा हो जाता है। सरसों फास्फोरस का सूचक पौधा है। सरसों किसका हो जाता है? तो फास्फोरस का। तो ये आपको, अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो ये आपको आगे चल के बहुत काम देंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फास्फोरस का जो सूचक पौधा सरसों, पोटेशियम मैग्नीशियम का सूचक आलू, मक्का का नमी का सूचक सूरजमुखी, बोरोन तत्व की कमी का सूचक और सिंचाई का भी सूचक पौधा हो जाता है। अब आगे बात करते हैं हम जो एग्जॉस्टिव फसलें, तो ये कौन सी होती हैं? तो ऐसी फसलें जो कम समय में मृदा से पोषक तत्व को तेजी से खींच ग्रहण कर लेती है, उसी को बोला जाता है एग्जॉस्टिव फसलें। जैसे मुख्य अनाज वाली फसलें मक्का और ज्वार, ये मृदा में से भी जो है पोषक तत्वों की मात्रा को तेज़ी से मतलब ग्रहण कर लेते हैं, जिससे एग्जॉस्टिव फसल जो है कहा जाता है। बात करते हैं अंतःवर्ती फसलें या आकस्मिक फसलें। तो जब मुख्य फसल नष्ट हो रही हो या मुख्य फसल की बुवाई में देरी हुई हो तो मुख्य से होने वाली हानि से बचाने के लिए उसी खेत में कम अवधि चाहने वाली फसल को उगाकर हानि से बचाता है, तो उसी को कैच क्रॉप्स कहा जाता है। जैसे उड़द, मूंग, लोबिया और ग्वार, ये जो है सब शॉर्ट डे प्लांट के होते हैं। तो अब हम आपको साधारण भाषा में समझाते हैं कि ये कैच क्रॉप होता क्या है। तो कैच क्रॉप कहते हैं, जैसे हमने खरीफ में धान की फसल बोई और किसी कारण से धान की फसल सारी नष्ट हो जाती है और उसमें हमें अगर दूसरी फसल लेनी है तो उसके लिए हमारे पास 40 से 45 दिन बच रहे हैं, तो उसके बीच में हम कोई दूसरी फसल ले लें तो जो हमारा हानि हुई थी वो हम उस हानि को जो है रिकवर कर सकते हैं। जैसे हम उस 45 दिन में उड़द उगा लेंगे, मूंग उगा देंगे और लोबिया या आपका ग्वार को जो है उगा लेंगे, तो इसी को बोला जाता है कैच क्रॉप्स। अब आगे बात करते हैं हरी खाद। हरी खाद वाली फसलें वे फसलें जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि जो है स्थिरीकरण करता है, उन्हें ही हरी खाद की फसल कहते हैं। तो हरी खाद की फसल में पुष्पावस्था से पहले मिट्टी में जो है पलट हल द्वारा भूमि में पलट देते हैं, मतलब किसके द्वारा? हल के द्वारा। और हरी फसल कौन कौन सी? आपका सनई हो जाती है उड़द, ढैंचा मूंग, लोबिया सेंजी, ग्वार, रिचका और मसूर, ये सब आपकी हरी फसलें हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं आपकी स्वच्छ फसलें, मतलब ऐसी फसलें जिनको उगाने पर खेत में कर्षण क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिससे खेत साफ रहता है, इसलिए इन्हें क्लियर क्रॉप्स कहा जाता है। तो क्लियर क्रॉप किसे कहते हैं? जो कर्षण क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिससे खेत साफ रहता है फसल उगाने के बाद। जैसे आलू और मक्का, जो इनकी कड़ा बोल सकते हैं मक्का की हम, आलू के जो आपके जो पत्ते होते हैं उनको मतलब गला फलाकर नष्ट कर देना ही आपका स्वच्छ फसल कहलाता है। बात करते हैं आपका पलवार फसलें। पलवार फसलें वे फसलें जो मृदा सतहों को ढककर वृद्धि करते हैं, उन्हें ही आपका मल्च क्रॉप्स कहते हैं। जैसे उड़द, मूंग, लोबिया और ग्वार हो जाती है। अब तटवर्तीय फसलें कौन सी होती हैं? तो ये फसलें वो होती हैं जो सिंचाई नाले या जल निकास मार्ग के किनारे पर यह फसलों की लगी होती है जो मृदा कटाव को रोकती है, तो ये जो है फसलें कहलाती हैं तटवर्ती। जैसे पैरा घास, तो पैरा घास जो होती है ये नली और नालों या जल निकास के किनारों पर पाई जाती है जिससे मृदा कटाव कम होता है, तो इन्हें मृदा कटाव को जो है रोकती हैं ये साथ ही में। अब नट्स फसलें कौन सी होती हैं? तो नट्स फसलें होती हैं जब दो फसलों को आपस में मिलाकर बोते हैं तो एक फसल मुख्य फसल को पोषक प्रदान करती है और पोषक प्रदान करने वाली फसल को ही नट्स